Good morning, students. Today I will further continue the third chapter of geography. Major landforms, मुख्य स्थलाकृतियाँ. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है. इरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. वायु, जल और अपर्दित पदार्थ को वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं. एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं. दिस प्रोसेसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं. वर्क ऑफ अ रिवर, नदी के कार्य. नदी क्या करती है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप. नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है. व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म अ वाटरफॉल. जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह वाटरफॉल यानी जलप्रपात बनाती है. एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट and turns, forming large bands known as meanders. और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है. नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को मेंडर्स यानी कि विसर्प कहते हैं. ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है
लूप यानी कि विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। If due course of time the meander loop cuts off from the river and forms a cut of lake also called an oxbow lake। तो समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे ऑक्सबो लेक यानी चाप झील भी कहते हैं। At times the river overflow its banks। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। This leads to the flooding of the neighboring areas। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। As its floods it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। This led to the formation of a flat, fertile floodplain। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं और इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। The raised banks are called levees। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। As the river approaches the sea। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and river beginning to break up into number of streams called distributary। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। The river becomes slow that it begins to deposit its load is distributary forms its own mouth। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपण करने लगती है। The collection of sediments from all the mouths form a delta। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। वर्क ऑफ सी वेव्स। समुद्री तरंग के कार्य।
The erosion and deposition of the sea waves gives site to coastal landforms. समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं. Sea waves continuously strike at the rocks. समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं. क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है. Thus, all like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. इनको समुद्री गुफा कहते हैं. At these, cavities become bigger and bigger. Only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Further erosion breaks the roof and only walls are left. और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मिहराब बनते हैं और लगातार अपर्दन छत को तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं. These wall-like features are called stacks. दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृंग कहते हैं. सी क्लिफ. The sea waves deposit sediments along the shore forming beaches. समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं. वर्क ऑफ आइस. हिमनद के कार्य. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में
जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits from glacier moraines हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोल्काकार का निर्माण करते हैं। वर्क ऑफ विंड, पवन के कार्य यानी हवा द्वारा निक्षेपण। हैव यू एवर विजिटेड ए डिजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डिजर्ट्स इन विंड इज विंड। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। इन डिजर्ट यू कैन सी rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः मशरूम रॉक्स कहते हैं। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं और पवन चलने पर यानी हवा चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती। When it stops blowing, the sun falls and gets deposited in low hill like structures. जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इन छोटी पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? बालू टिब्बा। These are called sand dunes. इनको बालू टिब्बा कहते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। When such sand is deposited in larger areas, it is called loess.
जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोयस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोयस इज फाउंड इन चाइना। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। अब आप जरा, चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया, थोड़ा सा पेज नंबर 15 में हम लोग पुनः वापस देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वर्जीनिया, The highest waterfall in Angel Falls of Venezuela in South America. सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the border of Zimbabwe and Zimbabwe in Africa. तो विश्व के में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया। थैंक यू।